नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज दिवाली की दिन है तो मार्केट क्लोज्ड है। एक दिन का मुहूर्त ट्रेडिंग होगा, 1 घंटे का होगा शायद, या 45 मिनट्स का होगा। तो उतना महत्व नहीं है क्योंकि जो भी होगा एफआईज नहीं आएंगे, एक मेजर प्लेयर मिस होगा तो शायद मार्केट 100-200 पॉइंट ऊपर भी जाए। इसको हमको सीरियसली नहीं लेना चाहिए। अगर आप कंसिडर करना चाहें, खरीदना चाहें तो एक दो आप खरीद सकते हो। मार्केट हाईली वोलेटाइल है। कल भारी गिरावट आई थी नैस्डैक और एस&पी 500 में। एस&पी 500 1.6% डाउन थी और नैस्डैक 2.6% डाउन थी। एप्पल ने फोरकास्ट अच्छा नहीं किया। उसने बोला कि उसका जो मार्केट होगा हॉलीडे सीजन में, जिसमें मैक्सिमम आईफोन बेचे जाएंगे, वो इतना लाभदायक ना होगा। ये उनका प्रोजेक्शन है। माइक्रोसॉफ्ट की रिजल्ट्स अच्छी थी लेकिन मार्केट को डिसअपॉइंटमेंट थी और उसको भी मारा। सुपर माइक्रो कंप्यूटर्स जो एक कंट्रोवर्सी में फंस गई है, जिसे हिंडनबर्ग ने लिख के एक रिपोर्ट रिलीज की, वो लगभग कल भी 10% नीचे आए। सारे स्टॉक्स करेक्ट हुए, नाइकी करेक्ट हुई, क्रॉक्स करेक्ट हुई, सब स्टॉक्स करेक्ट हुई। अक्रॉस दी सेक्टर करेक्शन आई थी और बॉन्ड यील्ड्स थोड़ा ऊपर गई थी। अक्टूबर में जो गेन्स थी उसको सारा वाइप आउट किया है एक दिन का ट्रेड में। तो कल अक्टूबर 31 था और सारे गेन्स वाइप आउट हो गया और अक्टूबर नेगेटिव में क्लोज हुआ। भारत में अक्टूबर में 1 लाख करोड़ के ऊपर एफआईआईस ने बेचे और डीआईएस ने खरीदारी की। डीआईएस की खरीदारी से ही मार्केट इतनी में बची, 24,200 के आसपास। अगर डीआईएस ने नहीं खरीदा होता तो मार्केट और नीचे जाता। और अगर ये ट्रेंड आज रात भी अमेरिका में जारी रहा तो मंडे भारत में भारी करेक्शन मिल सकती है और 24,000 तक मार्केट आ सकती है। फिर भी उसको हम करेक्शन नहीं मानेंगे। टेक्निकली करेक्शन है 23,500 की। सो 23,500 तक वेट करना पड़ेगा। और अगर आप बेयर मार्केट को देखना चाहते हैं, 21,000 के नीचे जाना है। ये टेक्निकल डेफिनेशन है। रुपया भी निरंतर प्रेशर में होगा और नीचे आएगा। कल नहीं तो उसके बाद अगले हफ्ते नीचे आएगा, क्योंकि भारत की एक्सपोर्ट्स में प्रेशर है, इंपोर्ट्स ऊपर जा रहे हैं। इन दोनों को मिलकर भारत की रुपया में बहुत बड़ा प्रेशर बिल्डअप होगा। लगातार नीचे आ रहा है। 2 साल में 71 रुपया से 84 रुपया तक पहुंच गया है। पिछले साल 81 रुपया थी, 3 रुपया करेक्शन हो गई है। लगभग 4% की करेक्शन ऑलरेडी हो चुकी है 1 साल में। तो इस दिवाली में आपको क्या करना, इसके बारे में क्या करना चाहिए, इसके बारे में मैं मेरा आइडियाज पेश कर रहा हूँ। मेरा ये आइडिया है कि आप चाय पानी के रेंज में इसको खरीदें। इसका मतलब क्या है कि आप छोटे छोटे पैसा डालें, जो पैसा आप अफोर्ड कर सकते हैं लूज करने के लिए। अगर आपने एक नाश्ता में 400-500 रुपया खर्च कर उसके बारे में नहीं सोच सकते, वो 405 रुपया, 400 या 500 रुपया आपको डालना है स्टॉक में। अगर आपको 400-500 स्पेंड करना बहुत मुश्किल है, जो भी आप ठीक समझे वही आप खरीदें। कि ये नहीं कि आपको सबसे बड़े स्टॉक को खरीदना चाहिए। इस मार्केट में 23 रुपया में साउथ इंडियन बैंक है, उसको वो भी वैल्यू स्टॉक है। और उसे लेकर 1,250 रुपया में डॉक्टर रेड्डी और नाटको फार्मा है, वो भी वैल्यू स्टॉक है। डॉक्टर रेड्डी क्यों गिरी? सिंपली एक ही रीजन थी, क्योंकि उनका 1:5 स्टॉक स्प्लिट हुआ। उसका फेस वैल्यू 5 रुपया था, तो फेस वैल्यू को एक में बदलाव किया तो ये आपके पास एक स्टॉक था तो आपको 5 स्टॉक मिल जाता। जो मैंने आपको बोला है कि सिंस रुपया प्रेशर में होगा, सो एक्सपोर्ट स्टॉक्स अच्छे करेंगे। भारत में 2 एक्सपोर्ट सेक्टर हैं, एक आईटी और दूसरा ये है फार्मा और तीसरा ऑटोमोबाइल्स। इन 3 सेक्टर से में ही आप अच्छे स्टॉक्स को लिख सकते हैं। आईटी स्टॉक्स ऑलरेडी बहुत हाई हैं, ऊपर हैं, और आईटी की जो फोरकास्ट है वो अच्छा नहीं है, तो करेक्शन ही आ सकता है। कल भी आईटी में कुछ करेक्शन आया था, तो अभी
उसमें लार्ज कैप में लेने के कोई दम नहीं है, कोई स्टॉक लेने की कोई होप ही नहीं है, आप उसको कंसिडर ही मत कीजिए अभी इस रेट में। तो आपको छोड़ा जाता है फार्मा और ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल्स में टीवीएस और बजाज भारी एक्सपोर्ट करते हैं और मारुति सुजुकी भी एक्सपोर्ट करती है। ये 3 स्टॉकों ने हमने एक समय खरीदा था, लेकिन आज ये सब हीरा की सुई हो गई है, आप इनको नहीं कंसिडर कर सकते हो। गेन्स नहीं आएंगे क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक्स बहुत एक्सपेंसिव हो चुके हैं और जब मार्केट प्रेशर में है तो एक्सपेंसिव स्टॉक्स को और बड़ा करेक्शन आता ही रहेगा, तो आपको इसको कंसिडर नहीं करना चाहिए। लेकिन फार्मा में तो 2 लार्ज कैप स्टॉक्स हैं जो भी बहुत अभी अर्निंग्स के वास्ते बहुत चीप है और दोनों में कर्ज नहीं है, इंटरेस्ट एक्सपोजर नहीं है। एक है नाटको फार्मा और दूसरा है डॉक्टर रेड्डी। दोनों 20 टाइम्स अर्निंग से नीचे चल रहे हैं। उनकी जो काउंटर पार्ट्स हैं सन फार्मा, सिप्ला, इन कंपनियों में 30 टाइम्स अर्निंग्स के आसपास मार्केट है। सो ऊपर जाने की स्कोप बहुत अच्छे हैं। नाटको में ये इश्यू है कि नाटको एक लीगल कंपनी है। बड़े कंपनी को लीगल ग्राउंड्स में चैलेंज करके ऑफ पेटेंट ड्रग्स को प्रोड्यूस करते हैं। उन्होंने टामी फ्लू को लॉन्च किया था और उसके बाद 2-3 क्वार्टर के लिए एक नया ड्रग नहीं मिला तो प्राइस करेक्ट हुआ। तो उसके बाद उन्होंने रेवेलमेंट की प्रोडक्शन शुरू की और रेवेलमेंट के कारण प्रोडक्शन ऊपर गया, कॉस्ट प्रॉफिट सब ऊपर गया। इसी कारण स्टॉक्स की प्राइस दुगना होने से भी एक्चुअली अर्निंग पी बाई रेशियो बहुत कम है। लेकिन एनालिस्ट का कंसर्न ये है कि 2026 की फर्स्ट क्वार्टर में रेवेलमेंट पब्लिक हो जाएगा, उसको ये एज नहीं रहेगा कि वो सोल मैन्युफैक्चरर रहे। लेकिन हमको ये पता है कि उनके पास सेमीग्लूटाइड प्रोडक्ट्स की नो हाउ है। जब सेमीग्लूटाइड प्रोडक्ट्स मार्केट पे आएंगे तो पेटेंट एक्सपायर होगा तो वो सक्सेसफुली वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अगर आपको प्राइस करेक्शन मिला और आज भी इस प्राइस में चाय पानी के रेंज में 1-2 लेके नाटको में आप पोजीशन बिल्ड कर सकते हो अगर आपको रिस्क लेने की क्षमता है तो। लेकिन आपको 3 से 5 साल तक वेट करना पड़ेगा, मिनिमम 3 to 5 years अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो। डॉक्टर रेड्डी अभी 19 टाइम्स अर्निंग्स में है और वो भी डेफिनेटली सन और सिप्ला के साथ इन टाइम कैचअप करेगा, तो आप ये 2 को ले सकते हैं। ये पटाखे लिस्ट में ये 2 स्टॉक्स हैं। ऑटो सेक्टर में मारुति बहुत एक्सपेंसिव है। अगर आपको मारुति लेना है तो आप सुजुकी या टोयोटा को जापान में कंसिडर कर सकते हो। दूसरा आप ये टाटा मोटर्स को कंसिडर कर सकते हो क्योंकि वो सब 10 टाइम्स अर्निंग्स में है और ये कंपनी 1-2 साल में डेट फ्री हो जाएगा। और बजाज या टीवीएस नहीं कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि उनकी मार्केट वैल्यूएशंस बहुत ऊपर गई हैं। इसके अलावा आप होंडा को इंटरनेशनल मार्केट में कंसिडर कर सकते हो क्योंकि वो भारत की मार्केट को डोमिनेट कर रही है, स्पेशली 2 व्हीलर्स में। ये रहा फार्मा और एक्सपोर्ट स्टॉक्स के बारे में, डॉलर डिनोमिनेटेड बिजनेस के बारे में। और जो स्टॉक्स हैं, जो सेक्टर बहुत भारी गिरावट में आई है वो है फाइनेंशियल्स में जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को फाइनेंस किए हैं वो बैंक सारे प्रेशर्स में हैं, जैसे आईडीएफसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, इंडसइंड बैंक, साउथ इंडियन बैंक, कर्नाटका बैंक, इन सारी में भारी प्रेशर हैं। जिन जिन को माइक्रो फाइनेंस में एक्सपोजर है और प्रेशर्स ज़्यादा हो चुके हैं। इसमें आप इंडसइंड बैंक, कर्नाटका बैंक, साउथ इंडियन बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को कंसिडर कर सकते हैं। अभी भी मेरे ओपिनियन से एचडीएफसी बैंक बहुत एक्सपेंसिव है। आखिर में जो कंपनियां गोल्ड लोन देती हैं उनमें भारी करेक्शन आई है, स्पेशली मनप्पुरम फाइनेंस में। गोल्ड की दाम ऊपर जा रही है तो वही गोल्ड के लिए और पैसा वो दे सकते हैं, इसलिए आप मनप्पुरम को कंसिडर कर सकते हो। और अगर आप माइक्रो फाइनेंस के बारे में वरीड हैं, सिर्फ 20% या 23% उनकी एक्सपोजर माइक्रोसॉफ्ट फाइनेंस में है। लोगों ने कल कंप्लेन किया कि मैं बहुत सोना के बारे में बात करता हूँ। सोने के बारे में इसीलिए बात करता हूँ कि सोने ही अच्छी ऑनेस्ट करेंसी है। एक ज़माने में 50 साल पुराना 1971 15 अगस्त तक
हर करेंसी गोल्ड के साथ पिक था। ये होता था कि गोल्ड और डॉलर पिक्ड था $36 टू an ounce। अगर आप $36 यूएस गवर्नमेंट को देते तो उन्होंने वादा किया था आपको ये आउंस मिल जाता, लेकिन रिचर्ड निक्सन ने उस पिक को निकाला ऑफिशियली। अनऑफिशियली तो 1960 से बहुत डॉलर्स प्रिंट हो चुके थे। अगर कोई डॉलर लेके जाता 1960 से ही वो गोल्ड नहीं दे पाते। उसके साथ हिसाब से गोल्ड अनहिंज हो गया और $36 से लगभग $1000 तक पहुंच गया 1980 में। लेकिन उसके बाद पॉल वोल्कर ने अमेरिकन इंटरेस्ट रेट्स को 16% तक लेके गए। इसके कारण गोल्ड सिर्फ $200 एक आउंस की तरफ गिरा। एक आउंस लगभग 31 से 31 ग्राम के बीच में है। उसके बाद यूएस ने एक्सपेंशनरी पॉलिसी फॉलो की और 2000 से अपने रेट को ऑलमोस्ट जीरो रखा। जब भी ऊपर लेते हैं तो नीचे आती है, लेकिन वो नीचे नहीं ले सकते थे। एक ही बार 2008 के बाद उन्होंने रेट को बढ़ाया तो गोल्ड $200-300 करेक्ट हुआ उस समय। उसके बाद 0% इंटरेस्ट रेट ही है तो गोल्ड ऊपर लगातार छलांग लगाते चला गया 2000 तक। उसके बाद यूएस ने रेट इंक्रीज किया तो गोल्ड करेक्ट करना चाहिए, लेकिन उसी समय रशिया और यूक्रेन का युद्ध आ गया और गोल्ड को, क्योंकि डॉलर को फ्रीज किया है यूएस ने, उन्होंने गोल्ड लेना शुरू कर दी। तो गोल्ड असली करेंसी है। चाइना, टर्की, रशिया और इंडिया ने बहुत सारे गोल्ड खरीदे हैं पिछले 2 साल में, क्योंकि वो डॉलर डिपेंडेंस को कम करना चाहते हैं। तो इसी कारण गोल्ड, जो भी डॉलर स्ट्रांग होने के होते हुए भी गोल्ड का दाम ऊपर गया। अगर डॉलर स्ट्रेंथन होता है तो गोल्ड को वीक होना चाहिए। डॉलर इसीलिए स्ट्रांग हुआ क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहा था, उसके बावजूद गोल्ड भी ऊपर गया। ये अनोखी पैटर्न है। जब डॉलर ऊपर जाती है तो गोल्ड नीचे आने चाहिए, उसने नहीं हुआ। तो गोल्ड हमको ये बताता है कि कौन सी करेंसी कितना डिप्रिशिएट होता है। कहाँ $36 और कहाँ $2800। 53 साल में जो एक आउंस का गोल्ड जो $36 में मिलता था, अब लगभग $2750 में मिल रहा है। आज कितना डॉलर प्रिंट हो गया वही इंडिकेशन है। और हमको ट्रू वैल्यू ऑफ करेंसी गोल्ड ही बता सकता है। अगर आपके पास 500 रुपया का नोट है, मैं आपको 500 रुपया दे दूंगा और आप कुछ चीज आज इससे खरीद लेते हैं 500 रुपया को, ये 500 रुपया सिर्फ अपने पर्स में रखिए। 1 साल बाद वो 500 रुपया उतना नहीं खरीद पाएगा। अगर आपने बैंक में डाला, उस पैसा में 7% इंटरेस्ट मिला, मैडम ने 10% टीडीएस डालकर आपको 6.1% रिटर्न मिला, फिर भी 6.3% रिटर्न मिला, फिर भी आप वही सामान नहीं ले पाएंगे। रुपये का दाम, डॉलर का दाम, हर करेंसी का दाम नीचे आ रही है और मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन ऊपर जा रहा है। इसीलिए सोना एक रेफरेंस पॉइंट है। सोना का बिना आप इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नहीं जान सकते हो। हर साल में सोना किधर था, आपको कितना तनख्वाह मिला, आपको देखना चाहिए कि इन ग्राम्स ऑफ गोल्ड आपको कितना तनख्वाह मिला। अगर आप उस टाइप की कंपैरिजन करेंगे आपको ये पता लगेगा सन 98 से लेकर आईटी इंडस्ट्री में कोई बढ़ावा नहीं हुआ है बेस सैलरी में। जो लोग 25,000 एंट्री लेवल जॉब में लेते थे उस दिन आज 35,000 ले रहे हैं। उसमें 60 ग्राम गोल्ड आता था उस दिन, आज ये 3.5 ग्राम गोल्ड ही आती है, या 4 ग्राम गोल्ड रख लीजिए, 4 ग्राम गोल्ड आ रही है। सो कहाँ 4 ग्राम और कहाँ 60 ग्राम। अगर मैं गोल्ड के बारे में नहीं बात किया तो आपको ये पता नहीं लेना आएगा। तो अगर आपको आपकी आमदनी, आपकी इन्वेस्टमेंट, इस सबको आपको गोल्ड में कन्वर्ट कर कर देखना चाहिए वंस इन अ वे, तो आपको पता लगेगा सोना कितना महत्व है। और सोना सिर्फ एक ही चीज है जहां विदाउट इनकम प्रूफ किसी भी बैंक, किसी भी जगह आपको इमीडिएटली 80% दे देगा। सो इसीलिए सोना इम्पोर्टेंट है। इसी कारण से
मैं सोने के बारे में हर दिन बात करता रहूँगा। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।